आज हम जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं, जिस हमारे जो बिंदु है उस बिंदु को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो जनरली आपको पता है कि ऐसे विचारकों के साथ जुड़ा हुआ है या ऐसे व्यक्तियों के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम जिन व्यक्तियों ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने के लिए सर्वप्रथम शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र में सुधार के लिए प्रयास करने की कोशिश की। ऐसे व्यक्तियों के बारे में जब हम जानना प्रारंभ करते हैं तो हमें पता लगता है कि आज जो चीजें हमें अवेलेबल है बड़ी आसानी के साथ, उन चीजों की उपलब्धि में उन व्यक्तियों ने किस प्रकार का संघर्ष किया था। ठीक है, तो उनके संघर्ष को याद करते हुए हम उस व्यक्ति का जीवन जो है इस पूरे जीवन की यात्रा को देखते हैं और देखने के बाद विचार करते हैं कि ये जो आज हमारे सामने जो टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं उन सभी परिवर्तनों के लिए कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जिम्मेदार था। ठीक है, हालांकि उस समय की सबसे बड़ी जो अपेक्षा थी वो सबसे बड़ी अपेक्षा जुड़ी हुई थी देश को आजाद कराने से संबंधित कार्यों को करने से। कहने का मतलब है सबसे बड़ा जो हमारा लक्ष्य था उस समय वो था आजादी के संदर्भ में हमारा उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो जब हम दयानंद सरस्वती के शैक्षिक विचारों की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने आर्य समाज की या दयानंद सरस्वती ने एंग्लो जो वैदिक स्कूल है उन एंग्लो वैदिक स्कूलों की क्या की थी, स्थापना की थी। और इस स्थापना करने की जो मुख्य वजह थी वो यही थी कि जो भारतीय शिक्षा पद्धति जो थी वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश शिक्षा पद्धति के प्रभाव में आकर भारतीय संस्कारों और सभ्यता को विस्मृत कर रहे थे। ठीक है, तो इन एंग्लो वैदिक जो स्कूल्स हैं या कॉलेजेस जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उनकी स्थापना 1869 में 1869 में की गई थी और उसके बाद एक श्रृंखला चले तो 1873 तक इन स्कूलों की स्थापना होती रही। ठीक है, इन्हें गुरुकुल पद्धति से भी जोड़ा गया या गुरुकुल जो स्कूल्स हैं जो भारतीय प्राचीन भारतीय जो परंपरा रही है उस पद्धति का अनुसरण करते हुए शिक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, जो ये पहला स्कूल खोला गया था वैदिक स्कूल वो फर्रुखाबाद में खोला गया था 1869 में। वहां से प्रारंभ हुआ शैक्षिक क्षेत्र में दयानंद सरस्वती का योगदान। उसके बाद कई जगह और भी स्कूल खुले, कई जगह उन्होंने और भी प्रस्ताव रखे और भी जहां जहां आवश्यकता हुई, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र रहा हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र रहा हो, चाहे वो अन्य किसी प्रकार से सामाजिक परिवर्तन लाने का कोई क्षेत्र रहा हो। ठीक है, तो उसके अंतर्गत इन्होंने काम करना प्रारंभ किया। तो शिक्षा के क्षेत्र में इनका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है वो इसी उद्देश्य को लेकर माना जाता है कि इन्होंने राष्ट्रीय चेतना को प्रचारित करने के लिए अपने शैक्षिक विचारों को भारत में प्रचारित करने का काम किया। आप देखिए वर्तमान में इसकी लगभग 800 शाखाएं काम कर रही हैं। ठीक है, वर्तमान में कितनी शाखाएं हैं? 800 शाखाएं। यानी वर्तमान में भी इसी शिक्षा पद्धति के समर्थक बहुत ज्यादा मिल जाएंगे और शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार के क्षेत्रों में दयानंद सरस्वती के शैक्षिक विचारों से प्रभावित होकर वैदिक संस्कृति से जो स्कूल्स हैं वे स्कूल्स काम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर क्षेत्र विशेष की बात करें तो हमारा जो उत्तरी क्षेत्र है, अब आप समझ गए होंगे हिंदी मीडियम हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वहां पर आर्य समाज के स्कूल्स और जो कॉलेजेस हैं उनकी संख्या ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, जिसको अगर आपने ये नाम सुना होगा तो इस नाम की जो स्कूल्स हैं वो सारे किससे जुड़े हुए हैं? दयानंद सरस्वती के मुख्य जो आदर्श हैं उन आदर्शों को अपने अंदर समेटे हुए शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो उस समय की जो आवश्यकताएं थी वो आवश्यकताएं वर्तमान आवश्यकताओं से थोड़ा सा भिन्न हो गई है। कहने का मतलब
जिस उद्देश्य को लेकर, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि अंतिम उद्देश्य था राष्ट्रवादी चेतना को जागृत करना और उसके माध्यम से राष्ट्र को स्वतंत्रता प्राप्ति में सहयोग करना। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो दूसरा जो उद्देश्य था वो था सामाजिक और धार्मिक जो कुरीतियां थी, सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों और अंधविश्वासों के विरोध में, अंधविश्वासों को समाप्त करने के लिए उन्हें समाप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि इनका मानना था कि भारत में जितने भी तात्कालिक समय में आपदाएं या विपदाएं आई हैं वे सारी कहीं ना कहीं वैदिक संस्कृति को विस्मृत कर देने से आई है। ठीक है। तो इन्होंने उस वैदिक संस्कृति को ही आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के स्कूलों को क्या किया, प्रारंभ करने का काम किया। तो आगे हम देखते हैं कि विचार जो हैं उनमें सबसे पहला जो विचार आता है वो आता है शिक्षा का उद्देश्य था इनके लिए। शिक्षा का उद्देश्य, क्योंकि अब देखो अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है या मूल जो उद्देश्य है अगर उस उद्देश्य की आप बात करेंगे तो आप कहीं ना कहीं ये पाएंगे कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है उस शिक्षा पद्धति में दो प्रकार के तत्वों का समावेश किया जाता है, जो कि जनरली क्या है, एक तो आधुनिक समय के अनुकूल हो और एक हमारी जो वैदिक संस्कृति जिस पर हम गर्व करते हैं उस संस्कृति से प्रभावित नहीं हो, यानी दोनों के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है हमारी शिक्षा पद्धति में। और ये शिक्षा जो है वो सर्वाधिक सशक्त माध्यम है किसी भी प्रकार का स्थायी परिवर्तन लाने के लिए। देखें आप, ये सभी के अनुसार है शिक्षा सबसे सशक्त माध्यम है। ठीक है। किसके लिए? सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, सकारात्मक परिवर्तन के लिए। सकारात्मक परिवर्तन लाने के, ठीक है। तो इसलिए इन सब विचारकों ने क्या देखा कि हमें सबसे पहले किसमें परिवर्तन लाना चाहिए? शिक्षा। और शिक्षा में अगर एक बार परिवर्तन आया है, शिक्षा पद्धति अगर विकसित हो रही है तो हम और परिवर्तन बड़ी आसानी से ला सकते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने ये कहा कि जो शिक्षा है वो, जैसे मैंने आपको बताया, व्यक्तिगत विकास कह दिया, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ परिवर्तन, और वो परिवर्तन कैसा? सकारात्मक परिवर्तन। ठीक है। तो दयानंद सरस्वती, जैसा कि पहले विचार जो हमने पढ़ रखे हैं, वो भी ये कहते हैं सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास किया जाना शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य है। ठीक है। इसके लिए वो क्या कहते हैं कि इसके लिए हम क्या करने वाले हैं? हम सनातन धर्म और वैदिक धर्म जो है उसको आज के हिसाब से बैलेंस करेंगे। ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया? वो वैदिक मूल्यों जो भी वेदों में वर्णित है, संस्कृति, सत्य,
और सनातन धर्म जो है इनमें आपस में समन्वय स्थापित करना चाहते थे, यानी ऐसी शिक्षा पद्धति लाना चाहते थे जो इन सब में समन्वय स्थापित कर सके। और समन्वय स्थापित होने यानी आप देखिए आपके जीवन में आपका जो शरीर बना है वो पंच तत्वों से बना है। पंच तत्वों से बना है इसका मतलब सबका अपना अपना एक बैलेंस रहा होगा, एक अनुपात रहा होगा, इसी आधार पर आपका शरीर काम कर रहा है। ऐसे ही दयानंद सरस्वती मानते हैं कि वैदिक मूल्यों, संस्कृतियों, सत्य और सनातन जो धर्म है उस धर्म के तत्वों को आधुनिक समय के अनुसार और उनमें भी संबंध स्थापित किया जा सके या उनको आपस में इस प्रकार से उपलब्ध करवाया जाए कि जो आने वाली जो पीढ़ी है वो पीढ़ी अपनी संस्कृति को जानने के साथ साथ इस आधुनिक समय में भी इस आधुनिक समय की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं में तालमेल बैठा सके। ठीक है, ये ऐसी शिक्षा पद्धति विकसित करना चाहते थे। ठीक है, दूसरा उद्देश्य क्या था, या अगर हम बात करें तो जो भारतीय शिक्षा का जो माहौल बन रहा था, भारतीय शिक्षा पद्धति को ब्रिटिश या हम कहते हैं विदेशी, उस ब्रिटिश शिक्षा पद्धति से अलग करना चाहता है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो भाषा की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ संस्कृति की बात कर। ठीक है, एक तो भाषा तो आपको सब सीख लेते हैं, कई लोग फ्रांसीसी भी सीखते हैं, कोई जापानीज भी सीख रहे हैं। आजकल स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड में इंग्लिश सीबीएसई स्कूल और आरबीएसई वहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं, और संस्कृत भी सीखी जा रही है और हिंदी भी, हर तरह की भाषाएं सीखी जा रही है। लेकिन इसका ये कहीं भी सारांश नहीं निकलता है कि आप उन स्कूलों के अनुसार अपने जीवन में या उस अंग्रेजी भाषा की संस्कृति को अपने जीवन में उतार दें, ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं मिलता। या विदेशियों ने भारतीय हिंदी सीखने के साथ साथ हिंदी संस्कृति को भी अपने में उतार लिया हो, ऐसा कोई काम या ऐसा कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। ठीक है, हालांकि मैं भारतीय इसलिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ है सबसे या कुछ और कारण मैं दे सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जिस भाषा को पढ़ रहे हैं जरूरी नहीं है कि उस भाषा को पढ़ने से आप में उस संस्कृति का समावेश हो जाए। ठीक है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाषा के तौर पर आप अंग्रेजी का सीखिए, समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप उस अंग्रेजी संस्कृति को भी अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, अपनी वैदिक संस्कृति को या वैदिक मूल्यों को भूलकर उसका समर्थन इनके द्वारा नहीं किया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर भारतीय शिक्षा पद्धति का या आर्य समाज के द्वारा या दयानंद सरस्वती के द्वारा अलग शिक्षा पद्धति विकसित किए जाने का जो विचार आया था, उस विचार का ये मूल उद्देश्य था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, आप दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो दूसरा जो उद्देश्य है, अगर दूसरे उद्देश्य की बात करते हैं तो वो उद्देश्य है, एक तो समाज की अगर स्थिति देखें तो उस समय का सामाजिक जो ढांचा है उसके अनुपात में अगर देखा जाए तो देखिए आप, महिलाओं और शूद्रों की शिक्षा, तो ये आप ध्यान रखें कि जो महिलाएं और जो शूद्र हैं वो भी भारतीय समाज का या हिंदू समाज का मुख्य भाग, मूल्य योगदान रहा है उनका भी। तो इसको देखें आप, तो उन्होंने पहली बात ये कहा, दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट किया कि जो वर्ण व्यवस्था है वो तो ठीक है, लेकिन जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं करता हूं। दयानंद सरस्वती जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं करते हैं।
तो इसके समर्थक नहीं थे। तो जो जातिगत असमानता है उस असमानता की भी उनके द्वारा किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया गया। यानी उनका मानना था कि ये जो हमारे जो धर्म ग्रंथ है, जो वैदिक धर्म ग्रंथ है, उनमें किसी भी प्रकार से जाति, रंग, संप्रदाय या किसी भी अन्य प्रकार के सामाजिक भेदभाव का समर्थन नहीं किया गया। ठीक है, तो जब वहां पर ही इस प्रकार का कोई समर्थन नहीं मिला है इस असमानता को, तो मैं भी इस प्रकार की असमानता का विरोध करता हूँ। ठीक है, इसका मतलब मैं इन, यानी कि क्या कहते हैं, क्योंकि ये जो असमानता है, ये जो असमानता है वो वेद सम्मत नहीं है, वेदों में वर्णित नहीं है, या वेदों में इसके द्वारा सहमति प्रदान नहीं की गई। तो जब वेदों में इस प्रकार की सहमति नहीं दी गई है, तो ये जो भाषा या शिक्षा को लेकर जो क्राइटेरिया डेवलप किया गया है, तो भाषा आधारित मूल्यों का समर्थन विभाजन जो है, उस विभाजन का भी इनके द्वारा क्या नहीं किया गया, समर्थन नहीं किया। ठीक है, इसीलिए दयानंद सरस्वती ने, देखो लॉजिक की बात इतनी है कि पढ़ाई सबके लिए उपलब्ध होनी चाहिए, और वर्तमान में पढ़ाई आज जो आप स्थितियां देख रहे हैं उस परिस्थिति में भी पढ़ाई जो है वो सभी के लिए उपलब्ध है। जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है, जैसी शिक्षा वो चाहते हैं। देखें, इसलिए दयानंद सरस्वती ने शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं और शूद्रों दोनों का भी समर्थन किया या दोनों का स्वागत किया। अब देखो चाणक्य ने किया था, ध्यान रखें आप। ठीक है, और जो अन्य जो विद्वान हैं, मनु ने हालांकि नहीं किया था, मनु ने मना कर दिया था कि अगर वेदों का अध्ययन उनके द्वारा किया जाएगा शूद्रों के द्वारा, तो ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत कठोर दंड देने का समर्थन मनु करते थे। लेकिन चाणक्य ने और जैसे दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने किसी भी प्रकार से इस प्रकार के सामाजिक भेदभाव के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र के निर्धारण किए जाने का विरोध किया हुआ। ठीक है, आगे चले। अगर अगली बात जो है वो हम देखें, जो अगला बिंदु है वो उन्होंने कहा कि किसी भी फील्ड का अध्ययन कर सकते हैं शूद्र। ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग विशेष या वेद विशेष का ही अध्ययन इनके द्वारा किया जाना होगा, या किसी विशेष शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत इनको शिक्षित किया जाएगा। यानी समाज के जहां अन्य सभी लोग बैठकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, वहां उस माध्यम से ही शूद्रों और महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, उन्होंने इस बात को गलत कहा कि महिलाएं या पुरुष वेद का अध्ययन नहीं कर सकते। मैंने पहले कहा इनका आधार क्या है अध्ययन का, वेद अध्ययन महिलाओं और पुरुषों के लिए निषेध है या अध्ययन नहीं किया जाएगा, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। महिलाओं और शूद्रों के लिए निषेध है। निषेध है, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। अगर पुरानी स्त्री की बात करेंगे तो अनसुया, लोकमुद्रा, कैकेयी, ये जितनी महिलाएं
ये भी बड़ी विदुषी महिलाएं रही हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं को अध्ययन की अनुमति नहीं थी? तो इन आधारों पर उन्होंने भी कहा कि महिलाओं को अध्ययन से नहीं रोका जा सकता। आगे चलें। तीसरा व्यक्ति शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य माना गया। ये आगे भी विचार चला। इस विचार के अंतर्गत अन्य लोगों ने भी शिक्षा को क्या कर दिया, अनिवार्य मानने की सहमति दे दी। ठीक है, शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य, ऑप्शनल नहीं है एजुकेशन प्राप्त करना। अभी तो ऑप्शनल हो जाता है, 10वीं के बाद आप टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं तो आईटीआई कर लें, या पढ़ाई में आप कमजोर हैं तो आईटीआई करके आप कोई कार्य कर लें, या किसी भी अन्य कारण से अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो इस प्रकार की टेक्निकल पढ़ाई कर लें। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको 10वीं तक या कंपलसरी है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का कानून बना दिया गया है। सभी को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक कर दिया गया है। शिक्षा प्राप्ति का क्या करेंगे, समर्थन करें। और इनके जो पश्चातवर्ती जो लोग हैं उन्होंने इस विचार का अनुसमर्थन किया। तिलक हो, चाहे गोखले हो, चाहे गांधी हो, चाहे कोई और। ठीक है, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के विषय में गोपाल कृष्ण गोखले से पूर्व ही मिस्टर दयानंद सरस्वती के द्वारा इस प्रकार का समर्थन दिया गया था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो माता पिता यानी शिक्षा प्रदान किया जाना, शिक्षा माता पिता का अनिवार्य दायित्व बना दिया गया। ठीक है, यानी प्रत्येक माता पिता की जिम्मेदारी होगी कि वो क्या करेगा, अपने पुत्र को या बालक बालिका को शिक्षा प्राप्त करवाए। ठीक है, ये देखो आप, अब अगर ऐसा नहीं होगा तो अपने यहाँ तो दंड की बात नहीं की गई है, लेकिन वहां अन्यथा राज्य द्वारा उन्हें दंड प्रदान किया जाना चाहिए। अब यहाँ राज्य का भी दायित्व है एक तरीके से, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। इतनी प्रबल जो शिक्षा के प्रति जो आकांक्षा या आवश्यकता जो प्रदर्शित की है वो दयानंद सरस्वती ने ही की। बाकी अन्य के द्वारा इस प्रकार का कोई प्रावधान या इस प्रकार की कोई इच्छा अभिव्यक्त नहीं की गई। ठीक है, आगे चले। आगे देखें आप, देखो सीधी सी बात है, सभी को अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध होगी। अब वो बालक बालिकाओं को कोई अनुभव है नहीं कि वो शिक्षा हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होगी या नहीं होगी, या हम किस प्रकार से शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। ये दायित्व डाला गया है पेरेंट्स के ऊपर। अगर पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं या किसी प्रकार की कोई ढिलाई करते हैं या शिक्षा दिलाने के लिए तत्पर नहीं है तो उन्हें राज्य के द्वारा दंडित किया जा सकता है। ऐसा उन्होंने प्रावधान करने की कोशिश की है, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। गुरुकुल पद्धति का समर्थन, हालांकि उन्होंने कह दिया कि अगर कोई बालक बालिकाएं 5 वर्ष की आयु, बालक तो 5 वर्ष के, अगर बालिका को 8 वर्ष की आयु के उपरांत स्कूल भेज देना चाहिए, इससे पहले भी, लेकिन उसके 8 साल के बाद तो बहुत आवश्यक हो जाता है कि वो स्कूल जाना प्रारंभ करें। अब देखिए गुरुकुल पद्धति, आप देखें चौथी अगर हम बात करें शिक्षा संबंधी, तो गुरुकुल पद्धति का मतलब आप जानते हैं कि
बालक जो होगा, बालक या बालिकाएं जो होंगे, वे अपने पेरेंट्स को छोड़कर गुरु के आश्रम में या गुरु के सानिध्य में रहकर या गुरु के साथ रहकर अपना विद्या अध्ययन या वेद अध्ययन जारी रखें। या मतलब पेरेंट्स को छोड़कर अपने शिक्षक के साथ रहते हुए अपनी विद्या या जो एजुकेशन है वो पूरी करना गुरुकुल पद्धति के अंतर्गत आता था। वहाँ सभी व्यवस्थाएं इसके द्वारा की जाती हैं, गुरु के द्वारा। गुरु उनका संरक्षक बनकर वहां कार्य करता है। देखें तो गुरुकुल पद्धति आ गई। गुरुकुल पद्धति का मतलब क्या हो गया? माता पिता या अन्य रिश्तेदार है, अन्य किसी रिश्तेदार को छोड़कर अन्य किसी रिश्तेदारों को त्याग दे वाला। क्या करें? गुरु के समीप रहकर, यानी गुरु के सामिप्य में, समीप रहकर क्या प्राप्त करें? शिक्षा प्राप्त करें। ठीक है। अब शिक्षक का उद्देश्य, वहां गुरु का उद्देश्य क्या है? उसको कैसे भी करके योग्य बनाना या वो शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, ये उसका मेन उद्देश्य रहता है। उसका उनसे कोई भावनात्मक मोह नहीं होता है। ठीक है, और ये जरूरी भी क्या है? देखो वहां पर गुरुकुल पद्धति में क्या होता है, एक तो अनुशासन सख्त रहता है। पेरेंट्स, मैंने कहा भी भावनात्मक रूप से उस बालक का पक्ष नहीं लेते कहीं। यानी डिसिप्लिन जो होता है वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। दूसरी बात, वहां पर जो व्यवस्थाएं होती हैं, उन व्यवस्थाओं का नियंत्रण उस शिक्षक के द्वारा किया जाता है जो कि स्वयं भी इस प्रकार के अनुशासन में दीक्षित है, प्रशिक्षित है, और उसने खुद ने भी ऐसा अनुशासन प्राप्त किया है। और मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था, आप इंटेलिजेंट कितने ही हो, अगर आप में अनुशासन नहीं है तो आप राष्ट्र के लिए नकारात्मक भी हो सकते हैं। अब अनुशासन रूप से मजबूत प्रणाली, तो वहां पर ये जो भोजन, पुस्तकें, कपड़े आदि मुफ्त प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो इसका कारण क्या था कि वो जो बालक है वो पूरी तरह से गुरु के प्रति आस्थावान हो, गुरु पर निर्भर हो, गुरु का उससे संपर्क बने, और गुरु ये ध्यान कर सके कि ये बालक किस प्रकार का है, इसे किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा संपर्क में जब गुरु के रहेगा बालक, तो स्टूडेंट जो है टीचर के संपर्क में रहेगा उस समय, तो वो टीचर उस स्टूडेंट को बड़ी अच्छी तरीके से जान पाएगा कि ये स्टूडेंट क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी एबिलिटी क्या है, इसको किस प्रकार से किस सही डायरेक्शन में शिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो आपकी प्रणाली इतनी अच्छी थी कि यहाँ पर यह इसका इतना प्रभाव था कि हर साल मात्र 50 बच्चे नामांकित करते थे, मतलब ये सिलेक्टिव काम करते थे। तो 1869 में सिर्फ 50 बच्चे यहाँ पर एकत्रित किए गए, और वैदिक मंत्रों के साथ बालकों को शिक्षा दी जाती थी। भोजन, बुक्स, यूनिफॉर्म और अन्य जो कपड़े होते थे वो विद्यालय द्वारा या गुरुकुल के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते थे। जैसा आप देख रहे हैं कि आजकल गवर्नमेंट के स्कूलों में भी किताबें भी मिलती है, कपड़े भी मिलने लग जाएंगे, खाना भी मिलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी उस पद्धति को ही आगे बढ़ा रही है वर्तमान सरकार। और आप इससे पहले देखेंगे तो हमारे यहाँ फीस गुरुकुल में पहले ली नहीं जाती थी जो सक्षम नहीं थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, गुरु दक्षिणा अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रस्तुत करते थे।
जिसकी जैसी शिक्षा या जैसी योग्यता अर्जित की है जिसने, उसको उसी प्रकार की गुरु दक्षिणा गुरु को देनी पड़ती थी, चुकानी पड़ती थी, वो भी गुरु के मांगने पर, गुरु के कहने पर। मतलब किसी तरह का कोई आर्थिक दबाव नहीं। गुरु डिसाइड करते थे कि कब किस बालक की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। आज आज आप भी तो जाते हैं, कोई कोटा जाता है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई जयपुर आया हुआ है, कई लोग बाहर से जयपुर आकर अपनी एजुकेशन पूरी कर रहे होते हैं, कोई हॉस्टल में रह रहा है, कोई किसी छात्रावास जो उनके जातिगत या समाज के द्वारा निर्मित है उनमें रहकर एजुकेशन ले रहा है, कोई किसी तरह से शिक्षा को प्राप्त कुछ सीकर जाता है अपने यहाँ से, कोई कहाँ जाता है, कोई कहीं और जाता है। तो वो इसी उस गुरुकुल पद्धति का ही आधुनिक स्वरूप है। दूसरा देखें आप यहाँ पर कारण क्या थे यहाँ, और सभी की अब जब ये चीजें यहाँ से मिल रही हैं, ठीक है, तो इसके कारण सामाजिक समानता भी आती है। यानी अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कोई और व्यक्ति हो, सबको एक प्रकार का भोजन, एक प्रकार के कपड़े और एक प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाती थी। तो वो जो सामाजिक भेदभाव है, कपड़ों के आधार पर, रंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर, परिवार के आधार पर, उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाता था गुरुकुल पद्धति के द्वारा। इसलिए उन्होंने कहा कि गुरुकुल पद्धति भारतीय परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति है। ठीक है, आगे देखें आप। पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति है, ऐसा कहते हैं दयानंद सरस्वती या आर्य समाज के द्वारा अनुवाद करी गई। आगे जो बात है वो है एक थोड़ी सी, जिस पर आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं या आलोचना में उसका प्रयोग कर सकते हैं, सह शिक्षा का विरोध। सह शिक्षा का विरोध करते। अब देखो, सह शिक्षा का विरोध करने का कोई बेसिक कारण तो नहीं है, लेकिन इनका मानना था कि जो बालक जो बालिकाएं हैं उन्हें शिक्षा के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। देखो यहाँ पे तो समान बात कर रहे हैं। बालक बालिकाओं की शिक्षा का समर्थन करते थे। ये तो पॉजिटिव बात हो गई, ऊपर से ही करते आ रहे हैं। ठीक है, समर्थन करते थे, लेकिन दिक्कत कहाँ थी कि वो सह शिक्षा का समर्थन नहीं करते थे। उन्होंने कहा, इसका कोई विशेष लॉजिक उन्होंने नहीं दिया कि अलग अलग क्यों होनी चाहिए। दयानंद सरस्वती जो है वो मानते थे कि बालकों के लिए अलग और बालिकाओं के लिए अलग। बालक बालिकाओं की शिक्षा को अलग अलग अध्ययन करने का समर्थन करते हैं। इसका रीजन कोई स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कहीं इसका उल्लेख वेदों में उनको नहीं मिलता है कि वेदों में भी ऐसा कोई उल्लेख है, क्योंकि हमने कहा वेद आधारित कि वहां पर लड़के और लड़कियों ने साथ शिक्षा प्राप्त की हो, तो वहां पर जो ये वर्गीकरण नहीं किया हुआ है, तो वो भी इस प्रकार के वर्गीकरण का समर्थन नहीं करते हैं। अलग अलग शिक्षा प्राप्त करने का नहीं करते हैं, यानी वो समर्थन करते हैं, यहाँ तो सह शिक्षा का समर्थन नहीं करते।
ठीक है, समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि लड़कों को अलग, बालकों के लिए पुरुष शिक्षक होंगे। अब कहने का मतलब ये नहीं होगा कि भाई पुरुषों से भी पढ़ सकती है महिलाएं, यहाँ पर और भी अलग हो गए, वो अलग भी पढ़े, और बालकों के लिए पुरुष शिक्षक, ऐसा नहीं कि बालिकाएं पुरुष शिक्षकों से पढ़ ले, और बालिकाओं के लिए, गर्ल्स के लिए महिला शिक्षक होने चाहिए। बालिकाओं के लिए महिला शिक्षक होने। अब देखो ये परिस्थितियां उस समय की है, तो वहां जब महिलाओं को शिक्षा के लिए भेजा ही नहीं जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप सह शिक्षा का समर्थन किस तरीके से कर सकते हैं? तो इसीलिए वो भी शायद हो सकता है सह शिक्षा से पहले जरूरी है महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करना, या महिलाओं को शिक्षा प्रदान किया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर कुछ परिवार, क्योंकि जो उस समय की परिस्थितियां थी, अब से 2-3 साल से पहले से जो परिस्थितियां बन रही थी, उनमें सह शिक्षा को समर्थन करना उपयुक्त नहीं लग रहा था दयानंद सरस्वती को। इस कारण उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा मिलनी चाहिए, महिलाओं को शिक्षा महिला शिक्षिकाओं के द्वारा ही दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये विचार हो सकता है तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने कहा हो, लेकिन हमें ये जानना होगा कि वो इस प्रकार की शिक्षा का समर्थन नहीं करते थे जहां बालक बालिका एक साथ पढ़कर शिक्षा ग्रहण करें। अलग अलग संस्थान होने चाहिए, बालकों के लिए अलग और बालिकाओं के लिए अलग शिक्षक संस्थान होने, शिक्षण संस्थान होने चाहिए। इसका समर्थन करते हैं मिस्टर दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट देखें, जो हमारा अगला विचार है वो है, देखो चाहते थे कि शिक्षक भी क्या हो, चारित्रिक दृष्टिकोण से सुसंस्कारित हो, चरित्रवान हो, क्योंकि चरित्रवान शिक्षक ही आगे अच्छे विद्यार्थी, अच्छे नागरिक और अच्छे व्यक्तियों का निर्माण कर सकता है। तो वो छात्रों के साथ साथ शिक्षकों की योग्यता पर भी बल देते थे। तो दयानंद सरस्वती शिक्षा के माध्यम से नैतिक गुणों का विकास करना चाहते थे, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा। शिक्षा के माध्यम से नैतिक गुणों का विकास करना चाहते थे। नैतिक गुणों का विकास करना चाहते। और ये नैतिक गुण बालक कैसे सीखता है? आपको भी पता है कि जो आचरण आप करते हैं वो आचरण आपसे छोटे उसको देखते हैं, ठीक है। फिर जो व्यवहार आपके बड़े आपके प्रति करते हैं उस व्यवहार को आप सीखते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी अन्य के व्यवहार को सीखकर अपने व्यवहार को विकसित करते हैं, तो ऐसी ही परिस्थितियों की बात मिस्टर दयानंद सरस्वती भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो नैतिक चरित्र है या नैतिक गुण है, उन्हें आचरण से सिखाया जाना आसान होता है, उन्हें आचरण के द्वारा सिखाया जाना आसान होता है। सिखाया जाना आसान होता है। ठीक है, तो वे चाहते थे कि जो शिक्षक है वो अपने आचरण से शिक्षक नैतिक उच्च नैतिक गुणों का प्रदर्शन करे अपने आचरण के माध्यम से, ठीक है। शिक्षक अपने व्यवहार से इन गुणों की स्थापना करें
ठीक है। और ये संस्कार बालक में बचपन से आ जाते हैं, वो फॉलो करता ही है। और जैसे ये आचरण से बालकों में ये गुण विकसित होंगे तो बालक हैबिचुअल हो जाएगा उनको, उसे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि शिक्षक का स्वयं भी इस प्रकार के नैतिक आचरणों में विश्वास होना चाहिए जो वह अपने छात्रों में प्रकट करना चाहते हैं। अगर 3 शब्दों में देखें तो पवित्रता, छात्र का कल्याण, और अध्यापन के प्रति समर्पण। ऐसे नहीं आप शिक्षक हो गए तो आपने पढ़ना छोड़ दिया, और आप पढ़ा तो रहे लेकिन वहां आप आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुख्य नैतिक आचरण थे शिक्षक के। ठीक है, तो इस प्रकार की बात कर रहे हैं दयानंद सरस्वती, और ये उचित भी है, जैसा गुरु वैसे ही चेले होते हैं। आगे चले, देखिए आपने कभी प्राचीन शिक्षक को देखा होगा तो उसके पास धन का इतना प्रबंध नहीं होता था, लेकिन उसका नैतिक जो मॉरल जो कैरेक्टर था वो इतना अच्छा होता था, इतना विकसित होता था, इतना प्रभावी होता था कि वो जो शासक था वो भी शासक गुरु की या गुरु का आदर करते थे, जिस शिक्षक से उन्होंने पढ़ा हो। हम चाहे द्रोणाचार्य की बात कर लें, चाणक्य की बात कर लें, या किसी अन्य आधुनिक समय में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर लें, आनंद की बात कर लें, या डॉक्टर राधाकृष्णन की बात कर रहे हैं, किसी अन्य की भी बात अगर आप करना चाहें तो करेंगे, तो आप उनका चरित्र देखेंगे, अलग गरिमा में व्यक्तित्व, आर्थिक उन्नति एकमात्र उद्देश्य नहीं, छात्र कल्याण के साथ के लिए वो क्या कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? कुछ और अन्य भी हो सकते हैं, वैसा नहीं कह रहा हूं, अपवाद और भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन भारतीय शिक्षा पद्धति में अपवादों से ज्यादा वो शिक्षक हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। और आपको भी कोई शिक्षक ऐसे मिले होंगे जिनके व्यवहार को देखकर आज आप याद करते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ। ठीक है, तो हम उन शिक्षकों की बात करें। आगे चले, पाठ्यक्रम का होगा। अब देखिए आप इसमें मैंने पहले ही कहा कि वो ये नहीं चाहते थे कि हम पूरी तरह से परंपरागत हो जाएं या हम पूरी तरह से अपने पुराने सिद्धांतों पर निर्भर करने लगे। ठीक है, या हम पूरी तरह से हमारी जो निर्भरता है वो निर्भरता बनी रहे। हम ये चाहते हैं कि हम इस आधुनिक समय में भी या इस आधुनिक समय के हिसाब से कार्य करने में दक्ष हों, यानी वो प्राचीनता और नवीनता दोनों के मध्य क्या करना चाहते हैं, एक प्रकार से इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं कि भारत की जो शिक्षण पद्धति है या जो भारत के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के हितों पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने पाठ्यक्रम को विस्तृत बनाए जाने का समर्थन किया। विस्तृत बनाए जाने का मतलब हो गया कि ये जो पाठ्यक्रम है
वो आधुनिक समय की आवश्यकताओं को भी क्या करे, पूरा करे। ठीक है। आगे देखिए, पाठ्यक्रम या शिक्षा विषय जो है वो ऐसा पाठ्यक्रम चाहते थे कि पहला उद्देश्य तो हमने बताया था कि क्या करना, और वो ऐसा पाठ्यक्रम चाहते थे जो कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करे। अब वो देखो आज भी यज्ञ हम करवाते हैं एग्जाम से पूर्व, ठीक है, बीए में तो वो इसी कारण करवाते हैं कि यज्ञ हवन जो है वो भारतीय संस्कृति से संबंधित है, पर्यावरण को भी शुद्ध करते हैं और व्यक्ति के मानसिक विकारों या मानसिक क्षमताओं में, मानसिक विकारों को तो कम करते हैं लेकिन मानसिक क्षमताओं में वृद्धि करते हैं। तो सर्वांगीण विकास के लिए उस व्यक्ति को क्या आनी चाहिए, उसे शास्त्र भी पढ़ने चाहिए, उसे विज्ञान भी पढ़ना चाहिए, उसे गणित भी अच्छी आनी चाहिए या गणित का भी उसको अध्ययन करना चाहिए, उसे साहित्य का भी अध्ययन करना चाहिए, उसे तर्कशास्त्र का भी अध्ययन करना चाहिए। तर्कशास्त्र आप जानते हैं आजकल इसको रीजनिंग कह रहे हैं, ठीक है। ज्योतिष शास्त्र, अब ये जो विषय है वो अपने आप में ही इतने विस्तृत हैं कि आपको अगर आप इनमें से किसी एक विषय में भी पारंगत हो जाते हैं तो आप अपने जीवन के लक्ष्यों को या शिक्षा के लक्ष्यों को क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसी बात है। भूगोल के विषय में शिक्षा दी जानी चाहिए, और ये शिक्षा क्यों जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में जो शिक्षा है उस शिक्षा के द्वारा ही वो विज्ञान की भी थोड़ी जानकारी रखेगा, थोड़ी उसकी गणित भी अच्छी होगी ताकि भी अच्छे दे पाएगा, साहित्य की भी अगर वो जानकारी रखेगा तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें क्या होंगी, जुड़ेंगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक उस समय जो सबसे विवादास्पद जो बिंदु था, अंग्रेजी का समर्थन करना है या नहीं करना, अंग्रेजी को बढ़ावा देना है या नहीं देना, तो कहीं भी दयानंद सरस्वती ने अंग्रेजी का विरोध नहीं किया, अंग्रेजी का भाषा, अंग्रेजी भाषा के विरोधी नहीं थे। लेकिन पूर्णतः अंग्रेजी भाषा में निर्भर होने का भी इन्होंने क्या नहीं किया, समर्थन नहीं किया। ठीक है, इनके जो स्कूल है वो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, तो आज के समय में या उस समय में जो भाषा की समस्या थी उसका विरोध तो नहीं करते थे, लेकिन पूरी तरह से इस विदेशी संस्कृति या विदेशी भाषा पर निर्भर होने का भी उन्होंने समर्थन नहीं किया। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि दयानंद सरस्वती के द्वारा जो व्यवस्थाएं स्थापित की गई है
उन व्यवस्थाओं में सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण जो विषय है वो विषय है शिक्षा को किसी भी तरह से करते हुए प्राचीन परिपाटियों से मुक्त करवाना। ठीक है, और मुक्त करवाने के बाद उन्हें आधुनिक समय के हिसाब से परिवर्तित करना। उन्होंने इसके लिए संस्कृत का भी समर्थन किया, संस्कृत धर्म ग्रंथों को पढ़ाए जाने का भी समर्थन किया। उन्होंने छात्रों को आर्थिक रूप से निर्भर न होते हुए भी उन्हें सारी चीजें उपलब्ध करवाने का प्रयास किया। हालांकि वर्तमान समय में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उस समय में उन्होंने तात्कालिक समय में उन्होंने वैदिक सिद्धांतों के आधार पर या गुरुकुल पद्धति के आधार पर शिक्षा प्रदान करने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया उसका भारतीय संस्कृति आज भी ऋणी है। यानी उन्होंने वैदिक सभ्यता का समर्थन ऐसे समय में किया जब चारों ओर से विदेशियों के द्वारा या ब्रिटिशर्स के द्वारा भारतीय संस्कृति को अपमानित या प्रताड़ित करने या हीन भावना को विकसित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे समय में उन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े विशेष आग्रह या प्रभाव के साथ भारतीय संस्कृति को स्थापित करने का प्रयास किया। यही कारण था कि आज भी डीएवी स्कूल या उनकी शिक्षा पद्धति का समर्थन करते हुए वे स्कूल आज भी चल रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारे इनके शिक्षा संबंधी जो विचार हैं वो समाप्त होते हैं। हम देखेंगे अब इनके सामाजिक जो विचार हैं उनकी थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है।